लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। द FRP यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। तो सबको पता है ये क्या है, आपका कौन करता है इसको, आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज तो ये है कि जो आपका शुगर केन है उसके लिए आपको MSP नहीं दी जाती, उसके लिए नाम क्या है आपका FRP, और जो बाकी हैं उनके लिए आपकी दी जाती है MSP। तो यहाँ पे आपका सीधा से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या FRP और किसी भी क्रॉप को दी जाती है, या फिर MSP कितनी क्रॉप्स को दी जाती है, इसमें जो बेसिक क्रॉप्स है वो कितनी है, क्या कमर्शियल क्रॉप को दी जाती है, टोटल कितनी है, टोटल में से कमर्शियल क्रॉप कितनी है, इसको कौन जारी करता है। अब यहाँ पे अगर आ गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, दैट मीन्स वो आपसे सिंपल सी बात है, अगली बार वो आपसे ये भी पूछेगा और पूछा हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में भी पूछा हुआ है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या चीज है। तो यही सब कुछ है, आपको पूरा का पूरा यहीं से रिवाइज करना है। अब सेकंड क्या है, सेकंड आपका देख लो, कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो यहाँ पे बस ये सारे आपके टॉपिक्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लो कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बेसिकली यूपीएससी आपसे MSP वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। और शुगर केन तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, क्योंकि अगर वो उन्होंने यहाँ पे ये पूछ लिया शुगर केन से रिलेटेड कि यहाँ पे FRP कौन देता है, उसके बाद इन्होंने शुगर केन में पूछा हुआ है लीस्ट एफिशिएंट जो वाटर क्रॉप है वो कौन सी है। उसके बाद एक इन्होंने शुगर केन के बारे में पूछा हुआ था कि बडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। तो यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट का ईस्टवर्ड फ्लो क्या एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ईस्टवर्ड फ्लो आउटवर्ड फ्लो क्या होता है। कि देखो, अगर मान लो कि ये प्लेनेट है आपका, तो ये आपका, अगर मैं मानो कि ये इक्वेटर है, आपका 30 डिग्री चैनल है, और ये आपका 60 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि जब भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम करते हैं जो कि विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी बेसिकली जो एयर होती है। तो पता है कि जो आपकी इक्वेटर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर। 30th डिग्री पे क्या होगा, फिर हाई प्रेशर। 60 डिग्री पे क्या होगा, उसकी बजाय लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर बेल्ट सबको पता है, सबने पढ़ा है। तो आपको पता है कि जो भी विंड फ्लो हो रही है, जो भी एयर फ्लो हो रही है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है। और जब वो 30 डिग्री से फ्लो कर रही है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन आपकी ये वाली हो जाती है। ये वाली का मतलब होता है, ये देखो, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, दैट मीन्स ये है तो नॉर्थ वेस्ट में उसकी क्या होती है, वो फ्लो करती रहती है। तो ये डायरेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे इसने बोला ईस्टवर्ड फ्लो, यानी कि ईस्ट की तरफ फ्लो होगा। यानी कि किसके बारे में पूछा हुआ आपसे, ये पूछा हुआ है, यहाँ पे इस फ्लो के बारे में पूछा हुआ है। ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट का मतलब क्या है, कि सपोज करो कि ये आपकी क्या है, ये आपकी वाटर पे चल रही है। तो दैट मीन्स ये हवाएं क्या करती है, जहां से भी हवा चल रही है वो अपने यहाँ से कोई ना कोई मटेरियल उठाती है और दूसरी जगह पर जाकर डिपोजिट कर देती है। सेम अप्लाई टू वाटर, यहाँ पे वाटर की स्कैरिसिटी हो जाती है, यहाँ पे वाटर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपका काउंटर करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये बोला देखो इक्वेटोरियल काउंटर करंट, दैट मींस करंट तो आपका ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक्सेसिव हो गई है कोई भी चीज। यानी कि अगर हम कहीं आपकी ओशन में, तो आपका वाटर यहाँ पे एक्सेसिव हो गया, और एक्सेसिव होने के कारण ही आपका फ्लो जो है काउंटर करंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है टू इक्वेटोरियल करंट्स, तभी तो आपकी वाटर की यहाँ पे एक्सेस हो गया आपका वाटर, ठीक है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या तरीका है, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। देखो हर किसी में ना आपका वो भी नहीं अप्लाई होता है, ट्रिक्स भी नहीं अप्लाई होते, कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्स आपके तभी काम करते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से पता है। ट्रिक्स आपको तभी काम करता है जब आपने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रिक से आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। देखो पहला कहता है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे देखो डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैलिनिटी क्या होती है वाटर की, तभी तो डिफरेंस फाइंड आउट करोगे ना। अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, ठीक है। इसका मतलब देखो ये दोनों की क्या है कि आपके दोनों के दोनों जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये क्वाइट सिमिलर ऑप्शंस है, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से ही हाँ क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ 50-50 पे पहुंच सकते हो, बट अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो फिर सब अगर हम सोचे कि हम इसी से कर लेंगे तो आई थिंक वो इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और आपसे लोकेशन पूछी हुई है, ठीक है जी। अब ना ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है। जैसे जब हमने 2014 के क्वेश्चन डिसाइड किए थे तो उसमें देखा था कि इस तरीके के ऑप्शंस रेयर दिए थे, यूपीएससी ने एक नन वाला ऑप्शन दिया था यहाँ पे। अब देखो 15 में वो नन वाला ऑप्शन तो यहाँ पे हटा दिया है, इस तरीके के ऑप्शंस हो गए हैं यहाँ पे। अब पेपर से ही ना पता चल जाता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, कैसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हमें पता है कि श्री सेलम नल्लामलाई, ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको पता होगा। नहीं पता तो गलत बात है, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम मैप्स तो देखते ही देखते हैं। और दूसरा सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है हमारा श्रीशैलम वाला, जहाँ पे मल्लिकार्जुन वाला ज्योतिर्लिंग आता है। तो ज्योतिर्लिंग तो मुझे लगता है जो हिंदू धर्म में इतना आस्था रखते हैं तो लोगों को पता होता है ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे 18 जो शक्तिपीठ है उनमें से भी एक शक्तिपीठ यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे उसका नाम क्या है, उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है। यहाँ पे शिव पार्वती की पूजा की जाती है, तो शिव को किस नाम से जाना जाता है, पार्वती को किस नाम से जाना जाता है। नल्लामलाई हिल्स आखिर किस आपकी स्टेट में पड़ती है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपने मैच तो कर लिया, लेकिन उसने यहाँ पे बोला है कि पिलग्रिमेज साइट है, इसका मतलब वो अगली बार पूछ सकता है ना श्रीशैलम में आखिर है क्या। तो आगे बढ़ के क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, दैट मींस ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो ओमकारेश्वर सतमाला हिल, ये भी क्या है, ये भी आपका ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। तो सबको पता है सतमाला हिल्स कहाँ पे आती है, आपकी महाराष्ट्र साइड आ जाती है। तो ये सतमाला हिल्स में थोड़ी है। ओमकारेश्वर कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के तट पे है, यानी कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम सी पे। सी का है पुष्कर। पुष्कर सबको पता है कहाँ पे है, राजस्थान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मा वाला मंदिर है इसलिए ये जाना जाता है ब्रह्मदेव के मंदिर के लिए। तो महादेव हिल्स कहाँ पे, आपकी महादेव हिल्स आपके एमपी में है। इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे कि ये कौन से रिवर पे आता है, ओमकारेश्वर। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है, इसके आसपास और क्या चीज आती है, कहीं कोई ऐसा और वहां पे देखने के लिए घूमने के लिए कोई चीज तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 16। पूछा है रोलेट एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी रोलेट सत्याग्रह के बारे में बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो ये किसके लिए था, रोलेट सत्याग्रह बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। जिसने भी थोड़ा बहुत आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो सबको पता है कि ये ठीक है, इसी के अराउंड है। दूसरा क्या है, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने यूटिलाइज किया था, ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तो ये भी सही है कि इनको यूटिलाइज करने की कोशिश की गई थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है होम रूल लीग क्या होती है, क्योंकि होम रूल लीग से पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। होम रूल लीग में भी आपकी दो होती है। कौन सी होती है, एक तिलक वाली होती है और एक आपकी जो है एनी बेसेंट वाली होती है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है होम रूल लीग बनी कहाँ पे थी, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तिलक वाले का कहाँ पे है, तो एनी बेसेंट वाले का कहाँ पे है। तिलक वाले की होम रूल लीग में अगर आपको एज अ मेंबर ज्वाइन करना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और एनी बेसेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, दोनों में किसका प्रभाव ज्यादा था, कौन से एरियाज को ये कवर करते हैं, इस तरीके से। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइड विद द रोलेट एक्ट। सबको पता है रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था, आपका 1999 के अराउंड हुआ था। और जो साइमन कमीशन है वो 1927 पे आया था। सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पे जब साइलेंट आपका रोलेट एक्ट आता है तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे तो क्या होता है, आपका सीधी सी बात है 1935 वाला एक्ट आता है, क्योंकि ये आपका 1927 के बाद हो चुका था। 1919 का जो एक्ट आया था उस एक्ट को उस एक्ट पे एक किस्म से ये विचार करने के लिए ये बनाया गया था साइमन कमीशन, ठीक है। तो फिर दूसरा आपका काम हो जाता है साइमन कमीशन के बारे में पढ़ो। यहाँ पे रोलेट सत्याग्रह में क्या था, ठीक है भाई सबको पता है। उसके बाद क्या है सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी ने क्या बोला था, वही किसको बोलते कि आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे, बिना बिल बिना दलील गिरफ्तार कर लो। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन गलत हो गया, तो 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग विच वर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन न्यूज फॉर आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस रिसेंटली यानी उस टाइम पे न्यूज का है, लेकिन आपको हमें एक चीज नहीं तो सबको यही चीज पता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी वायरस की किसी भी नई बीमारी की तो मोस्टली वो कहाँ पे होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो कहाँ पे होता है, अफ्रीका। तो देख लो अफ्रीकन कंट्रीज कहाँ पे है, हाँ। फिलीपींस वगैरह तो होगा नहीं, जमाइका वगैरह होगा नहीं, कहाँ पे होगा, गुइना, सिरा लियोने, लाइबेरिया, ये भी ये यहाँ पे क्या है आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश के बारे में पूछा हुआ है, जो पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। इसका मतलब यहाँ से ये चीज तो पता चल गई कि फ्लाई ऐश कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब कोयले को यूज किया जाता है तब ये प्रोड्यूस होता है। और इसमें पूछा हुआ है इसके बारे में अब क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग, कैन बी यूज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलेट सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट, बिल्कुल किया जा सकता है। और फ्लाई ऐश का तो यूज आज के टाइम पे तो वो जब भी आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी आपके हाईवेज बन रहे रोड, तो वहां पे जहाँ मिट्टी है उसकी बजाय आपका कुछ मात्रा में फ्लाई ऐश भी यूज किया जाता है। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है आपकी। Fly ash made of silicon dioxide, calcium dioxide only and does not contain any toxic element। नहीं करता कोई टॉक्सिक एलिमेंट, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर कोयले से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स अगर वो टॉक्सिक एलिमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपको पता चल गया कि फ्लाई ऐश में कहीं ना कहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, और जो भी कोयले की उससे निकलता है तो वही वो किसी बात, और सारे हार्मफुल एलिमेंट इसमें भी होंगे, ये कोई अलग थोड़ी है। हाँ जी, एक सेकंड। सॉरी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू डुगोंग के बारे में पूछा हुआ है, एक मैमल के बारे में पूछा हुआ, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके बारे में ना यूपीएससी ने सबसे पहले कुछ 90s में जाके क्वेश्चन पूछा था, जस्ट एक ऑप्शन में दिया था और उसके बाद इसको फिर क्वेश्चन के रूप में भी यूपीएससी ने पूछ लिया। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। अच्छा, अब पीछे के क्वेश्चंस को देख के ये चीज समझ में आ रही है कि जहां भी इस तरीके के क्वेश्चंस है वहां पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं आ रही, डबल स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आंसर सिंगल साइड नहीं होता, डबल साइड होता है। देखो इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब एक बात बताओ, अगर हम ये सोचने लगे कि हम हर किसी को आप देखेंगे कि किसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है किसको लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, तो ये आपका इम्पॉसिबल सी स्टेटमेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि हम कितनों को याद करेंगे। इसका मतलब अगर यूपीएससी ने दिया होता है ये स्टेटमेंट ठीक ही दी होगी, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। उसके बाद है इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। एंटायर कोस्ट पे तो कुछ भी नहीं मिलता, ये तो सच्चाई है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले ही गलत हो चुका है क्योंकि हमें पता है थर्ड ठीक है। हर्बीवोर मरीन एनिमल है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन से पता चलता है। ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और देख लेते हैं आपका थोड़ा क्या चीज है, अगर एक आधा क्वेश्चन और मेरे को दिख गया तो पीछे। ओके अभी तक तो यही क्वेश्चन आए, बट यहीं से ना इन्हीं दो क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि ठीक है आगे आने वाले क्वेश्चंस में ना हमें सिंगल स्टेटमेंट नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट चुननी है व्हेन इट कम टू एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन, और यहीं से आपके फाइंड आउट होती है चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक सिटीज। देखो अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन है कॉलोनाइजेशन के। अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में देख लेते हैं। जैसे आपका अगर हम कहें कि जो क्या कहते हैं, इंग्लिश वाला हिंदी वाला
देखो, रूलेट सत्याग्रह पे भी पूछा। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट होती है, बट यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो इन्हीं से ना थोड़ा सा आइडिया लगता है तो कि हम क्वेश्चन के आंसर को कहाँ लेके जाएंगे। आप देखो यहाँ पे कौन से क्रिटिक्स है, दादा भाई नौरोजी सबको पता है, आर.सी. दत्त सबको पता है, तो इसको करने में क्या दिक्कत है, तो ये भी होगा ही होगा ना। अगर किसी ने एक स्टेटमेंट भी बोली होगा तब भी वो क्रिटिक्स हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक स्टेटमेंट उसने बोली है तो वो फेवर में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब होता है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उठा के आपको क्या लगाना है, सीधा ऑल ऑफ द अबव आपको लगाना है। अब देख लो दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था, आर.सी. दत्त ने क्या लिखा था, कहाँ पे इसने, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बुक्स में ही तो किया होगा ना, कहीं ना कहीं इन्होंने बुक्स लिखी होंगी, कोई जर्नल दिया होगा उसमें ये सारी चीजें कही होंगी, कहाँ कही गई है वो ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, कौन करेगा, तो सीधी बात है वर्ल्ड बैंक करेगा। अब यही था पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक था, वहां पे मैंने ये चीज बोली थी कि जहाँ पे भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है वहां पे आप दोनों में से दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है, इन्हीं में से आंसर होगा मोस्टली। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ये तो पता ही नहीं हो सकते ऑप्शन में, इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है। यूपीएससी की इनके जज के क्वेश्चन पूछेगा जब तक इन्होंने कुछ अच्छा ढंग का काम ना किया हो, तो कौन सा आ जाता है आपके पास, बच जाता है आपका वर्ल्ड बैंक और आपका दूसरा क्या है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक, सीधी बात है, आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस करता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, तो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले काम बनता है आपका कि एसएलआर आखिर होता क्या है। एसएलआर होता है तो इसी के जैसा एक सीआरआर होता है, ये क्या क्या होता है, ये दोनों एनडीटीएल के चुने जाते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है। देखो एसएलआर क्या होते हैं, जो बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं, जो आपकी एक किस्म से जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है। तो अगर वो कम हो गई यानी 50 बेसिस पॉइंट का कम मतलब क्या होगा कि अगर मान लो आज आपको 17% या मान लो 20% आपको एसएलआर रखने की वो थी, यानी कि आपका जितने भी एनडीटीएल आता है उसका 20% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यानी आपके पास कुछ सीआरआर का पैसा गया, कुछ आपका एसएलआर का पैसा गया, तो बचा कितना आपके पास, मान लो 60%, 60 ही ऐसा पैसा है जो आप लैंड कर सकते हो। अगर ये आपकी 50 बेसिस पॉइंट से कम हो गई, या मान लो कि आपको 18% करनी पड़ी, तो आपके पास 2 वाला बच गया ना, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा लैंड कर सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज कर जाएगा ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली तो कोई भी चीज नहीं होती, तो ये तो वर्ड जो है बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, इसको सीधा काटो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इन आवर कंट्री, तो एसएलआर का इससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं होता, ये बैंकों से रिलेटेड है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट, बिल्कुल क्यों, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होगा लैंड करने के लिए। डी इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, ड्रास्टिकली तो कुछ भी नहीं होता भाई, तो ये भी आपकी क्या होगा स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जब एक्सट्रीम वर्ड दे रखे हैं, ड्रास्टिकली एक किस्म से बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो हम एकदम से फेल थोड़ी होते हैं, हमने साल भर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की जाती है तभी हम फेल होते हैं, हम एकदम से पास तभी होते हैं जब हमने साल भर मेहनत की है उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विद रेफरेंस टू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो भाई, टारगेट ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, इसने कहा होगा नहीं, पॉसिबल है, तो कैसी बात है, नैनो टेक्नोलॉजी में आप टारगेटेड ड्रग पहुंचा सकते हो। कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है, बी एंड सी 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर, कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, तो इसी क्वेश्चन में देख लो एग्रीकल्चर, इसी पेपर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अब तक 3 आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। एक एफआरपी आ गया जिसमें एक ऑप्शन में भी था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड कमेटी, और एक पहले पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इससे ये भी पता चल गया कि जो आपका एपीएमसी है वो इनेक्ट कहाँ से होता है, सेंटर से नहीं होता, वो इनेक्ट कहाँ से होता है, आपका स्टेट से होता है। तो वो आपसे अगले स्टेटमेंट में ये भी दे देगा, और दिया भी है उसने, एपीएमसी से क्वेश्चंस पूछे भी हैं। ठीक है, इनका क्या रिलेशन है एमएसपी से, क्या जो भी आप करते हो एफआरपी से, उनसे क्या रिलेशन है, ये भी आप ट्राई टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो ये तो सबको पता है गेंगेटिक डॉल्फिन। अब आपका काम क्या है कि यहाँ पे देख लो कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है नहीं आता है,
कहाँ-कहाँ पे इसकी पॉपुलेशन मिलती है। इंडिया में जेनेटिक डॉल्फिन ही मिलती है या फिर दूसरी जो इरावदी डॉल्फिन आती है वो भी मिलती है, वो कहाँ पे मिलती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सिंधु रिवर में मिलती है वो कौन सी डॉल्फिन होती हैं। फिर आपके घड़ियाल कहाँ पे मिलते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए कौन सा फेमस है। जैसे आपके उड़ीसा कोस्ट फेमस है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अब देखो ये यहाँ पे अगर एक पॉइंट को नोट किया जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है कि साल्ट वाटर यहाँ पे भी देखो क्रोकोडाइल और घड़ियाल दोनों एक ही टाइप के होते हैं बट दोनों में डिफरेंस होता है। तो यूपीएससी ने दो ऑप्शंस बना के दिए, तो आपको पता होना चाहिए घड़ियाल और क्रोकोडाइल दोनों कहाँ पे मिलते हैं। एक तरफ सिर्फ घड़ियाल मिलते हैं और एक तरफ सिर्फ क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। ये आप जब फाइंड आउट करोगे तो आप इस चीज को नोट डाउन करो कि ये कहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे नहीं। यही तरीका है अगले क्वेश्चंस को कवर करने का, ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चन तक ही देख लेते हैं, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।